आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथियाँ, ठीक है, जो कि अगर देखें तो हमारा बायोलॉजी यानी साइंस से संबंधित एक टॉपिक है। तो जो लोग भी महिला सुपरवाइजर, अगर एसएससी, पीएससी या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रंथियाँ। अगर बात करें हम ग्रंथियों की, ठीक है, तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो ग्रंथियाँ जो है एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होती है, ठीक है, जिनसे कुछ पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ या तो एंजाइम हो सकता है या अगर बात करें हार्मोन हो सकते हैं। तो ग्रंथियाँ क्या है? कोशिकाओं का समूह जिनसे एंजाइम और हार्मोन का स्रावण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियाँ बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रंथियाँ कई प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक। तो ग्लैंड आर थ्री टाइप: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अगर बात करें हम अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं। कैसी ग्रंथियाँ हैं? नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। वही बात करें अगर बहिःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये कैसी ग्रंथियाँ होती हैं? नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी ग्रंथियाँ होती हैं? नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। और लास्ट में मिश्रित ग्रंथि, ये क्या होती है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकृति की होती है। अब बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं हम लोगों ने देख लिया, ये कैसी ग्रंथि है? नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी कि ये ग्रंथियां अपना जो स्राव है, ठीक है, एंजाइम या हार्मोन जो भी है, उसको कहाँ अगर देखें छोड़ती हैं, तो ये अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, नलिका विहीन है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो ये अपना स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है। किस में छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है। वहीं बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ये ग्रंथियां नलिका युक्त पाई होती हैं और ये अपने स्राव को रक्त में ना छोड़कर शरीर की सतह पर, ठीक है, अंगों की सतह पर छोड़ती हैं। ये कौन सी ग्रंथियां होती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं। वही थर्ड टाइप की ग्रंथि है जिनको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये क्या होती है? दोनों प्रकृति की होती है, अंत और बाह्य दोनों, अस्रावी दोनों प्रकृति की होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, विच सीक्रेट, जिससे क्या निकलता है? अगर देखें एंजाइम और हार्मोन का स्राव करती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ग्रंथियों को मुख्यतः तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिश्रित ग्लैंड्स। अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो हैं जो अपने स्राव को सीधे ब्लड में, ठीक है, छोड़ती हैं। ये नलिका विहीन होती है, यानी कि डक्टलेस होती हैं। वहीं बहिःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो अपने स्राव को शरीर की सतह पर, ठीक है, छोड़ती हैं, रक्त में डायरेक्ट नहीं छोड़ती। ये कैसे होती है? नलिका युक्त होती हैं, डक्टेड होती हैं। वहीं थर्ड टाइप की जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये दोनों प्रकृति की होती है, अंत और बाह्य दोनों स्रावी प्रकृति की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं और मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी है। तो अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, सुना है? पिट्यूटरी ग्रंथि, नहीं सुना तो आप सुन लो। पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, हमारे सिर वाले भाग में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे डिटेल में। सेकंड टाइप की जो ग्रंथि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड्स या पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क वाले भाग में प्रेजेंट होती है। दो ग्रंथियां जो है मस्तिष्क वाले भाग में प्रेजेंट होती है। याद रखना, सबसे छोटी ग्रंथि हमारे शरीर की कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स है। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी हमारे शरीर की ग्रंथि है ये। थर्ड टाइप की जो ग्लैंड्स है उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। क्या होती है? थायराइड ग्रंथि। ये भी क्या है? एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला अगर हम देखें तो थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये भी क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके बाद आते हैं थाइमस ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद अगर देखें तो एड्रिनल ग्लैंड्स, कौन सी होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, इत्यादि।
इत्यादि जो है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और भी होती है, ठीक है। इत्यादि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगर आप बहिःस्रावी ग्रंथियाँ देखें तो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। बहिःस्रावी कौन होती है, नलिका युक्त होती है, ये अपने स्राव को शरीर की सतह पर छोड़ती है। बहिःस्रावी के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहिःस्रावी के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, बहिःस्रावी के एग्जाम्पल हमारे हैं लार ग्रंथि, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी पसीने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पसीना वाली ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अगला एग्जाम्पल तो हमारी जो अश्रु ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लिवर वगैरह जो है वो भी हमारा बहिःस्रावी में भी आता है और अंत में भी आता है, तो मिश्रित प्रकार का होता है, याद रखना, ठीक। तो मेनली सिर्फ बहिःस्रावी नेचर की कौन सी है, लार, पसीना, अश्रु ग्रंथि इत्यादि। वहीं अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो दोनों प्रकार का नेचर शो करती है, यानी अंतः भी होती है और बाह्य भी होती है, ठीक है। जैसे कि मिश्रित ग्रंथि का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा लिवर जिसको हम यकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत, ये हमारी मिश्रित ग्रंथि है। इसके अतिरिक्त अग्नाशय है जिसको हम पेंक्रियास बोलते हैं, ये हमारी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस और ओवरी यानी वृषण और अंडाशय, ये भी क्या है, हमारी मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। तो हम एक एक करके जो सारी ग्रंथियाँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कैसी है, अगर बात करें एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, चलिए पिट्यूटरी ग्रंथि देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, ठीक है। कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है हमारे, कहाँ स्थित होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका कैविटी, बोनी कैविटी, हड्डी की बनी हुई होती है गुहा, सेला टर्सिका कैविटी, तो उसमें स्थित होती है, ठीक है। और एक स्टेप द्वारा ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है, याद रखना। अब जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क में स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, सेला टर्सिका नामक एक हड्डी की बनी हुई गुहा में स्थित होती है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक द्वारा जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण स्थापित कर देती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। वही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड्स, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड्स, MMG शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, याद रखना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सेला टर्सिका नामक कैविटी में स्थित होती है, कहाँ पर, ब्रेन में होती है, और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस, जैसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस इसे मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्रंथि एक स्टॉक द्वारा कनेक्ट होती है, ठीक है। याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ, उन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। और इस पर कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आगे 3 होंगे लेकिन मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है पार्ट जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, सेकेंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले भाग को हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, याद रखना। तो मेनली 2 पार्ट एंड ये 2 भाग जो है वो आगे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 3 पार्ट में, ठीक है।
तो पिट्यूटरी ग्रंथि अगर हम देखें एंड तक कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, मेनली 2 पार्ट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम 2 पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो भाग होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब ये जो भाग है इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। बात करें अगर पार्स डिस्टैलिस द्वारा, तो इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कि हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सेकेंड टाइप का हार्मोन जिसको हम लिख लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस अलावा अगर देख लें और तो प्रो, ठीक है, लैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। तो ये किसके द्वारा निकलते हैं, ये सारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी। तो पार्स डिस्टैलिस द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टैलिस भाग द्वारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, इत्यादि हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इत्यादि हार्मोन किस भाग द्वारा निकलते हैं, पार्स डिस्टैलिस द्वारा निकलते हैं। वहीं एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स इंटरमीडिया भाग द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, अगर हम बात करें तो इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। त्वचा में वर्णकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको कंट्रोल करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड थर्ड पार्ट जो है, ठीक है, 1 2 3 अगर देखें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक हार्मोन का नाम है, यहाँ पर 2 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और वेसोप्रेसिन को ADH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को ADH भी बोलते हैं। अब देखो फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये वाला जो हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धिकारी हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि के लिए मेनली प्रेरित करता है। इसकी जब कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो कैसे रह आते हैं, और बौने रह आते हैं, ठीक है। इसकी कमी बच्चे जो होते हैं बौने हो जाते हैं, बौनापन होता है, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और इसकी जब अधिकता हो जाती है तो वो एकदम उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, विकास कर लेती है, तो उससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं हम जायगेंटिज्म या अतिकायिकता। क्या बोलते हैं, जायगेंटिज्म या अतिकायिकता। तो इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, अगर बात करें तो बोनापन होता है, वही अधिकता से अतिकायिकता हो जाती है, अतिकायता या भीमकायता भी बोल सकते हैं, ठीक है, जायगेंटिज्म डिसीज हो जाती है बच्चों में। वही बड़ों में जब इस हार्मोन की अधिकता होती है तो उसको एक्रोमेगाली कहते हैं, ठीक है, और कमी को साइमन डिसीज कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करता है, ठीक है, और उनको थायराइड ग्रंथियाँ जो होती हैं हार्मोन स्रावित करें उसको प्रेरित करता है। थर्ड हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या नहीं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है ये गोनाड्स की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, गोनाड्स, टेस्टिस वगैरह जो है इनकी क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRLH। प्रोलैक्टिन हार्मोन या PRL भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है, अगर हार्मोन लगा दोगे तो H और रहेगा, PRLH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो मेनली जो है वो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उनकी वृद्धि, विकास इत्यादि को कंट्रोल करता है, दुग्ध निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड पर नियंत्रण करता है, मेनली प्रेरित करता है आपको दुग्ध निर्माण के लिए। अगला हार्मोन है जिसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन का काम क्या होता है, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्रंथि, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। यह ग्रंथि 2 पार्ट में बटी होती है, एक भाग होता है कॉर्टेक्स, दूसरा भाग होता है मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स भाग है ना उस पर कंट्रोल कौन सी ग्रंथि रखती है, ACTH। देखो किडनी है, जैसे हमारी ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी किडनी है, ठीक है, इस तरीके से किडनी है। किडनी के ऊपर यहाँ पर आप देखो तो स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। अब ये ग्रंथियाँ जो होती हैं 2 होती हैं, 2 किडनी है, किस किडनी की, इधर इस किडनी के ऊपर, ये 2 भाग में बटी होती है। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स भाग पर मेनली कंट्रोल रखती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है।
तो ये हमारे पार्ट स्टेरस पार्ट के हार्मोन हो गए। अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स इंटरमीडिएट द्वारा कौन सा हार्मोन ठीक है यहाँ प्रेजेंट होता है। तो MSH हार्मोन जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। और ये हार्मोन जो होता है इसका काम होता है मेलानिन युक्त जो सेल होती हैं ठीक है उन पर मेनली कार्य करता है, क्रियाशील होता है और त्वचा की जो रंग है ना उसका मेनली रेगुलेशन करता है, नियमन करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है मेलेनिन पिगमेंट। अगला थर्ड जो है हम देखें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के ठीक है इसके द्वारा यहाँ पर दो टाइप के अपन को हार्मोन देखने को मिलते हैं। एक हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं देन सेकंड हार्मोन है जिसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं। वेसोप्रेसिन को हम लोग ADH भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो है मेनली मूत्र के गाढ़े पतले पर कंट्रोल करता है, जो यूरिन है उसके गाढ़े पतले पर कंट्रोल रखता है ठीक है। इसकी अधिकता कमी में तो मूत्र गाढ़ा पतला हो जाता है। वही फर्स्ट हार्मोन जो आपको दिख रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये क्या करता है जो हमारी यूट्रस गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती हैं ठीक है उन पर मेनली कंट्रोल रखता है ठीक है। गर्भाशय की चिकनी पेशियों पर कंट्रोल रखता है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ठीक है। इसको हम टोसिन भी बोल देते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना। एंड सेकंड हार्मोन वेसोप्रेसिन, इसे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं ठीक है। ये क्या करता है जो हमारी नेफ्रॉन आप लोगों ने पढ़े होंगे तो नेफ्रॉन जो है ठीक है नेफ्रॉन में क्या होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा किडनी में ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में सुना होगा ये ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है ये हेलिलो भी स्टार्ट हो जाता है, ये होती है PCT समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर होती है कौन सी दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT। एंड DCT किस में ओपन होती है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। किस में ओपन होती है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। तो जो DCT है ना ये वाली, तो DCT में क्या है DCT से जो जल वगैरह और जो आइंस वगैरह है उनके एब्जॉर्प्शन पर ठीक है ये कंट्रोल रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है, अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो जब इसकी कमियां दिखता हो जाती है तो यूरिन कभी मूत्र जो है कभी गाढ़ा हो जाता है हमारा, कभी पतला हो जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं ठीक है। और जब क्या होता है कि जल का अधिक स्त्रावण होता है मूत्र के द्वारा, बार बार हमको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है ठीक है, बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग मूत्र में है। क्या बोलते हैं? मूत्र में ठीक है। एक होता है मधुमेह, एक होता है मूत्र में ठीक है। इसको बोलते हैं, एक और नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये ADH हार्मोन की गड़बड़ी से हो जाता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा, जल की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है ठीक है, याद रखना। तो इसकी अनियमितता से भी होता है मूत्र में। मधुमेह अलग है, उसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं ठीक है। तो DCT वाला जो भाग होता है उस पर मेनली अवशोषण पर ये नियंत्रण रखता है ठीक है, इस पर पानी और जो आयंस वगैरह होते हैं। और अब देखो एक चीज और कि ये जो दो हार्मोन आपको दिख रहे हैं पार्स नर्वोसा वाले भाग में, जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि का पार्ट है, तो इसमें जो दो हार्मोन है ये आते कहाँ से? तो ये जो दो हार्मोन है ठीक है ये आते कहाँ से? अगर बात करें तो हमने हाइपोथैलेमस बताया था ना, तो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, याद रखना। तो प्रश्न कभी आएगी जो पिट्यूटरी ग्रंथि का न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग है, तो इसका मेनली काम क्या होता है? यहाँ पर दो हार्मोन पाए जाते हैं और ये हार्मोन का संग्रहण भी करता है और स्त्रावण भी करता है, याद रखना ठीक है। संग्रहण और स्त्रावण दोनों करता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद ठीक है। सेकेंड ग्लैंड जो है हमारी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि की बात करें तो यह ग्रंथि जो है ये भी हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि तो ये क्या है हमारे ब्रेन में, ये भी ग्रंथि प्रेजेंट होती है और ये इसे हम क्या बोलते हैं? इस साइड में प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं थर्ड आई भी बोलते हैं ठीक है। ब्रेन इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड आई बोलते हैं। ये भी हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है, इसे हम थर्ड आई कहते हैं ठीक है। ये हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है, हड्डी नहीं सॉरी ग्रंथि है। देखो ये क्या है हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं ठीक है। और इसे बॉडी की क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी भी बोलते हैं ठीक है। अब ये जो ग्रंथि है ठीक है ये क्या करती है? हमारे उठने, जागने, सोने इत्यादि जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करती है ठीक है, उस पर
नियंत्रण रखती है। अगर इस पीनियल ग्लैंड जो है, ठीक है, अगर बात करें ये ढंग से हमारा काम नहीं कर रही है, ठीक है, इससे हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। तो अगर हम बात करें जो पीनियल ग्लैंड से सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, जैसे कि हम थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं हमारे शरीर की, ठीक है, तो इससे द्वारा एक हार्मोन निकलता है जैसे कि हम मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है हमारे जो कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल क्रिया है उन पर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। याद रखना, अगर इस हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है तो विभिन्न क्रियाएं जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, ठीक है, इत्यादि जो है उन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि है जिसे कि हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि है, अगर बात करें तो जो हमारी जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, तो ट्रेकिया की दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये कुछ मैंने बनाया हुआ है, ट्रेकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। और इसी में एक और ग्रंथि भी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। वो इस तरीके से 4 होती है, ठीक है, 1 2 3 4 ये होती है। जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड। अभी मैं लिखूंगी पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है, ये कौन सी? हमारी थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड्स। अब जो थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है, याद रखना, ये जो ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक, इसके द्वारा हम 2 प्रकार के मेनली हार्मोन स्रावित होते हैं, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इसके द्वारा 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, ठीक है, T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन और टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन, ठीक है, या थायरॉक्सिन हार्मोन भी आप बोल सकते हैं। तो मेनली 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, ठीक है, कौन सा? ट्राईहाइड्रोथायरॉक्सिन और टेट्रा, ठीक है, हाइड्रोथायरॉक्सिन। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, याद रखना। थायराइड ग्लैंड जो है वो ट्रेकिया के इधर उधर स्थित होती है, दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। और इस ग्लैंड पर एक और ग्लैंड होती है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन जिसे T3 हार्मोन कहते हैं, T4 जिसे टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। अब इस हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो इस हार्मोन की कमी से क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो कमी या अधिकता हो जाती है, ठीक, तो उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। या इसकी अगर हम बात करें, इसकी कमी हो जाती है तो, ठीक है, जब इस हार्मोन की क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब इसकी जो कमी हो जाती है ना, तो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं गॉइटर डिसीज या घेंगा डिसीज। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने घेंगा के बारे में सुना होगा, गॉइटर, ठीक है, गॉइटर जिसे घेंगा बोलते हैं। तो इसकी कमी में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं घेंगा, ठीक है। फिर इसलिए आयोडीन नमक जो है युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। जिसकी कमी से क्या होता है, घेंगा डिसीज हो जाती है। वहीं इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो एक डिसीज हो जाती है जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, या ग्रेविस डिसीज भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है ग्रेविस रोग, ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है, गॉइटर। ये भी एक टाइप का घेंगा ही है, डिसीज है, घेंगा से संबंधित है, गॉइटर ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आंखें जो होती हैं बाहर निकल आती हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें थोड़ी बाहर से उभरी हुई रहती हैं। तो ये जो होता है वो इसकी अधिकता से होता है, और ये जो है कमी से होता है घेंगा डिसीज, ठीक है, गले में इस तरीके से वो घेंगा कमी से होता है, अधिकता से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जिसे ग्रेवस रोग भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थायराइड ग्रंथि। तो हमने कौन कौन सी ग्रंथियाँ देख ली? पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पियूष ग्रंथि बोलते हैं, सेकंड पीनियल ग्लैंड, थर्ड थायराइड ग्लैंड। अब हम देखते हैं 4th टाइप की जो ग्रंथि है जिसे कि हम पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो ये कहाँ स्थित होती है? ये हमने देख लिया, थायराइड ग्रंथि पर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि पर स्थित होती है? थायराइड ग्लैंड पर स्थित होती है। संख्या में कितनी होती है?
4 होती है, याद रखना। अभी मैंने बनाया था ना इस तरीके का डायग्राम थायराइड ग्लैंड का, वहाँ पर 1 2 3 4 बताई थी। तो ये थायराइड ग्लैंड पर स्थित होती है, थायराइड पर स्थित होती है, संख्या में कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके द्वारा, ठीक है, एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं पैराथार्मोन। क्या बोलते हैं? पैराथार्मोन, ठीक है, PTH शॉर्ट में। इसके द्वारा पैराथार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? पैराथार्मोन निकलता है, ठीक है। और इस हार्मोन का जो मेनली काम है, वो काम क्या है? यह कैल्शियम का जो स्तर है ना, कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, ठीक है। कैल्शियम के स्तर को शरीर में नियंत्रित बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन, जो किससे निकलता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, याद रखना, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का जो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राई, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है जिसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं, TCH, ठीक है। थायरो कैल्सिटोनिन कौन सा हार्मोन होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। तो जो पैराथार्मोन है ये इस थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है और हमारे बॉडी में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखना। थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे एक हार्मोन और निकलता है जिसको थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। तो ये अकेला काम नहीं करता, ये क्या करता है? जो पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकल रहा है तो इसके साथ मिलकर, ठीक है, काम करता है और हमारी बॉडी में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित बनाए रखता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ रहे हैं, वो है हमारी अगली ग्रंथि जो है जिसे हम थायमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्लैंड? थायमस ग्लैंड, ठीक है। आजकल बहुत मिनटों की आवाज़ें आ रही हैं। अगली ग्रंथि कौन सी है हमारी? थायमस ग्लैंड, ठीक है। अगली ग्रंथि कौन सी है? थायमस ग्लैंड्स। तो जो थायमस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, थायमस ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। ये ग्रंथि जो होती है कहाँ स्थित होती है? जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम, उसके कहाँ? पीछे, स्टर्नम के पीछे स्थित, लंग्स के पीछे, स्टर्नम के और लंग्स के पीछे बीच में स्थित। तो जो अगली ग्लैंड्स है थायमस ग्लैंड्स, ठीक है। तो यह वो ग्रंथि है जो बुढ़ापे में क्या होती है? हमारी घट जाती है, ठीक है, बुढ़ापे में जो है, ठीक है। अगर बात करें तो इससे निकलने वाले जो हार्मोन है, ठीक है, तो उनका उत्पादन मेनली घट जाता है जिससे कि हम उनकी वृद्धावस्था में हमारी इम्यूनिटी जो है प्रभावित होती है और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कौन सी ग्रंथि? थायमस ग्लैंड ही वो ग्रंथि है। तो हम देख लेते हैं थायमस ग्लैंड। तो थायमस ग्रंथि जो है ये कहाँ स्थित होती है? हमारे स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे और हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, उनके बीच में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? स्टर्नम के पीछे, फेफड़ों के बीच में स्थित होती है, ठीक है। यह जो ग्रंथि होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में अगर देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। जब वृद्धावस्था होती है तो इस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है, इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? थायमोसिन हार्मोन बोलते हैं। क्या? थायराइड थायमस ग्रंथि जो है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे कि हम थायमोसिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है और वृद्धावस्था में जो इसका उत्पादन है ना, उसकी जो क्षमता है वो क्या है? घटे आती है। कब? वृद्धावस्था में। इसलिए वृद्धावस्था में हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, याद रखना। थायमस ग्लैंड, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए मेनली आवश्यक है, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अगली ग्रंथि है जिसे कि हम एड्रिनल ग्लैंड से अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो यह जो ग्रंथि है ये कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। हमारी वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है संख्या में? 2 होती है एड्रिनल ग्रंथि। अब यह जो ग्रंथि है, ठीक है, अगर बात करें तो यह 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। यह कितने भागों में बटी होती है ग्रंथि? किडनी के ऊपर स्थित होती है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। 2 कितनी है? तो दोनों किडनी के ऊपर होंगी। अब ये 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। कितने भागों में बटी होती हैं? ये 2 भागों में बटी होती है। एक भाग होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स भाग और दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं हम मेडुला भाग। जो कॉर्टेक्स भाग है, ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल मेडुला पार्ट। अधिवृक्क ग्रंथि का कॉर्टेक्स वाला भाग और अधिवृक्क ग्रंथि का मेडुला वाला भाग। अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग, ठीक है, तो इन कॉर्टेक्स और मेडुला भाग द्वारा अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। कॉर्टेक्स भाग द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टेक्स भाग द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं
उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एंड्रोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो बात करें एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें मेनली हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बात करें तो कौन कौन आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजेनिक अगर बात करें तो स्टेरॉइड आते हैं। ठीक है, जिसमें अगर बात करें लिख देती हूँ मैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंतर्गत क्या आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक। ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या मेनली करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो अपचय है उस पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वही मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो जल है और जो विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, वहीं एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर बात करें तो जो प्यूबर्टी के समय, ठीक है, प्यूबर्टी यौवनावस्था में जब प्रारंभ होता है तो उस समय क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, मेडुला पार्ट। तो एड्रिनल ग्रंथि के दूसरा पार्ट क्या होता है, मेडुला पार्ट होता है और इसके द्वारा भी कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यदि कॉर्टेक्स ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है उसकी अगर बॉडी में क्या होता है, बैलेंस नहीं रहता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो एक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। कौन सी डिसीज बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। ठीक है, एडिसन डिसीज। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन है, ठीक है, ये जब इसका संतुलन हो जाता है तो एक रोग होता है जिसको हम एडिसन डिसीज बोलते हैं, याद रखना है एडिसन डिसीज। इसके बाद अगला जो पार्ट है अधिवृक्क ग्रंथि का, जिसे कि हम मेडुला पार्ट बोलते हैं और इसके द्वारा भी बात करें तो पहले दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। एक होता है एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट द्वारा दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे एपिनेफ्रिक और नॉर एपिनेफ्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन है ना एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो ये जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं मेडुला पार्ट द्वारा, इनको हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन, एफ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना तब ये हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, किनको बोलते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। जबकि ये जो हार्मोन है ये हमारे जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। याद रखना, मेडुला पार्ट के हार्मोन क्या है, ट्रिपल एफ हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है, कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन आपातकालीन या जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं, जबकि मेडुला पार्ट के हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब इनकी इम्बैलेंस हो आएगा तो ये सारी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाई जाएंगी। ठीक है, विद्युत अपघट्य उनका संतुलन बिगड़े आएगा, आयन्स का संतुलन बिगड़े आएगा, वाटर का इम्बैलेंस हो आएगा, तो ये हमारे जीवन रक्षक हार्मोन है और ये आपातकालीन हार्मोन है क्योंकि इमरजेंसी में गायब होते हैं। ठीक है, जब कभी जैसे हमको कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो ग्रंथि है, ठीक है, वो है हमारी कौन सी, अग्नाशय ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको कि हम पेंक्रियास के नाम से जानते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। तो जो अग्नाशय है, ठीक है, पाचन तंत्र जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस ग्रंथि के बारे में सुना ही होगा। अगली ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय अभी हम ओवरऑल ले रहे हैं, ना एंडो ना एक्सो ना मिक्स, सारी इकट्ठी पढ़ रहे हैं, सारी ग्रंथियां हमने पहले चार्ट के थ्रू पढ़ लिया, कौन अंतःस्रावी, कौन बहिःस्रावी, कौन मिश्र। अब हम ओवरऑल देख रहे हैं ग्रंथियों के बारे में। तो हम देख रहे हैं अग्नाशय, पेंक्रिएट। ठीक है, इसको हम पेंक्रियास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियास बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है, लिवर है, याद रखना। पाचन तंत्र जब हमने पढ़ा था तब अच्छे से पढ़ा था लिवर के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की है। सेकंड बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, याद रखना। कौन सी है, अग्नाशय, जिसे कि हम पेंक्रियास कहते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी अंतःवाही दोनोस्रावी प्रकृति की होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी सेल होती है वो, एक होती है अल्फा सेल,
एक होती है बीटा सेल और एक होती है गामा सेल। जो अल्फा सेल जो होती है ना, इसमें मेनली क्या होता है, अग्नाशय में लैंगर हैंस के डीप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, लैंगर हैंस के डीप प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब इन सेलों द्वारा ये क्या होते हैं, इसके द्वारा अगर बात करें तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन, ठीक है, ये निकलते हैं। तो बात करें अगर अल्फा सेल द्वारा, तो अल्फा सेल द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन। कौन सा निकलता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वही गामा सेल द्वारा कौन सा निकलता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो अग्नाशय जो है मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, लैंगर हैंस के डीप होते हैं। 3 सेल कौन सी है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे ग्लूकागॉन कहते हैं, बीटा सेल द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे इंसुलिन कहते हैं, और गामा सेल द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। यही इंसुलिन जो है ना, ये जो हार्मोन निकल रहा है, ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को, मेनली याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये हमारा हार्मोन इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन को देख लेते हैं। जब इंसुलिन की क्या हो जाती है, बॉडी में अधिकता हो जाती है और कमी हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, मधुमेह से संबंधित है मेनली। तो जब इंसुलिन की क्या है, काफ़ी अधिकता हो गई, ठीक है, क्या हो गई, काफ़ी अधिकता हो गई, तो उसको बोलते हैं, अगर हम अधिकता हो जाती है तो इस रोग को बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं कमी होती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब जब इंसुलिन की काफ़ी अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है, एक इंसुलिन, ठीक है, काफ़ी अधिकता होगी हमारी बॉडी में, तो अधिकता होने के फलस्वरूप क्या होता है, अगर बात करें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या होती है हमारे ब्लड में, ग्लूकोज की क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है, हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है। जब इंसुलिन, आप लोगों को जब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है ब्लड में, ठीक है, यानी मधुमेह, डायबिटीज़ है आपको, तो आप क्या करते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हो ना, इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हो तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही है, जब शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो हमारी जो शुगर है वो कम हो जाएगी, तो ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा जो होती है वो कम उत्पन्न होती है शरीर में, तो जो ग्लूकोज शुगर का लेवल है वो क्या, बढ़ जाएगा, जो ग्लूकोज जो है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, याद रखना। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जब कमी हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन की, ठीक है, इंसुलिन अधिक मात्रा में बनता है और ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। वहीं जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंसुलिन हार्मोन, काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन है। मेनली 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक। इसके बाद हम लोग अगला जो ग्लैंड्स है वो देख लेते हैं, हमारी कौन सी ग्लैंड्स है जो, ठीक है। बाकी जो अदर हमने जितने भी इसके जो एंजाइम वगैरह निकलते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो वीडियो डली हुई है, पाचन तंत्र आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में बताया था। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, यानी कि वृषण, ठीक है। एंड लास्ट हमारा रहेगा ओवरी, यानी कि अंडाशय, और हमारी ग्लैंड्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग टेस्टिस की, यानी कि वृषण की, ठीक है। तो टेस्टिस की बात करें तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन है, कैसा सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। टेस्टिस कितनी होती है, 2 होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें इसको अच्छे से समझाया था। अभी हम यहाँ सिर्फ इसका शेप साइज नहीं देख रहे हैं, संरचना देखकर सिर्फ हार्मोन देखेंगे। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और एक प्रकार की अगर बात करें तो ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है, और इसके द्वारा कई सारे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हार्मोन, इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या ठीक है एंड्रोजन। इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है, इसके द्वारा हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन, और इसका नाम एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मेल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और इस हार्मोन का जो मेनली काम है वो क्या है? लिबिडो को प्रभावित करता है। किसको? लिबिडो को। जो सेक्सुअल बिहेवियर है ना, उसको ये हार्मोन जो है प्रभावित करता है, जिसे लिबिडो बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? लिबिडो। सेक्सुअल बिहेवियर, इसको क्या बोलते हैं? लिबिडो। तो लिबिडो यानी सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को ये हार्मोन प्रभावित करता है। कौन सा? जो मेल में निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है। ठीक है, टेस्टिस से निकलता है, ये लिबिडो को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, स्पर्म निर्माण को प्रेरित करता है ये हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया था कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन सी सेल होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल प्रेजेंट होती है, हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्या? ओवरी। ठीक है, तो जो ओवरी है ये भी क्या है? एक प्रकार की ग्लैंड्स है। लेकिन जो ओवरी है ये, इसको भी हम किस ग्लैंड्स में देखते हैं? ये हमारी एंडो एंड एक्सो दोनों नेचर की होती है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो याद रखना आप लोग कि जो टेस्टिस की तरह जो ओवरी है वो भी क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्या है ये? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन है और मिश्रित ग्रंथि है। इसके द्वारा भी हार्मोन निकलते हैं। इसके द्वारा क्या निकलते हैं? कुछ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जैसे कि हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और ये मेनली किसके द्वारा सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा सीक्रेट होता है? बात करें तो ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा सीक्रेट होता है, जिसे फीमेल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ओवरी क्या है? यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, दो प्रेजेंट होती है। याद रखना, इनके द्वारा ओवुलेशन होता है, ओवरी से ही ओवुलेशन होता है ओवरी में। ठीक है, ओवम का निर्माण होता है। इसके द्वारा हार्मोन भी निकलता है, जैसे कि एस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन कहते हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, कहाँ से मेनली निकलता है? अगर बात करें ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। एंड फीमेल जो एक और हार्मोन निकलता है, जिसे कि हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो एक हार्मोन क्या हो गया? जैसे एस्ट्रोजन नाम से जानते हैं। सेकेंड हार्मोन जो है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। जो रैप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम होती है ना, वहाँ से निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। जब ओवुलेशन नहीं होता है तो उसके बाद वो रैप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, फट जाती है। तो ये किससे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है। याद रखना। अब हम पढ़ लेते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसके क्या काम है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के क्या काम है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका मेनली काम क्या होता है? अगर बात करें तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो अगर हम बात करें तो जो लिबिडो भी हमने देखा था ना, इसमें जब मेल टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा था, तो लिबिडो यानी कि उसको प्रभावित करता है, यानी सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है फीमेल में। याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन। वहीं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अगर बात करें तो ये प्रेगनेंसी में सहायक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मैंने मेमोरी ग्लैंड्स पर भी एक लेक्चर बना दिया, जिन्होंने नहीं देखा हो देख लेना। मेमोरी स्तन ग्रंथियाँ, तो उसमें क्या होता है कि कूपिकाएं होती है, तो कूपिकाओं में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है आज ग्रंथियाँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा और नोट वगैरह कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आते हैं तो बाहर नहीं जाएंगे ग्रंथियों से रिलेटेड। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे आप टेट, MP टेट, वर्ग 2 वगैरह कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, वर्ग 2 वर्ग 1, ठीक है, तो इसमें बाहर नहीं जाएगा ग्रंथियों से रिलेटेड अगर टॉपिक आते हैं, चाहे आप SSC दे रहे हो, चाहे आप PSC दे रहे हो किसी भी स्टेट का, तो उसमें ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो साइंस या बायोलॉजी से संबंधित जो भी आपका कोई भी एग्जाम है तो उसमें ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न आने के चांसेस 100% रहते हैं, और मेरे जो मैंने पढ़ा है इसमें से 100% मैं बोल सकती हूँ कि इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं पेपर सेटर तो हूँ नहीं, तो पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।